आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे युवा साथी को लेकर आई हूँ, जिनकी जीवनी को सुन के आपको प्रेरणा मिलेगी और कई क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाने की ऊर्जा भी मिलेगी। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ गाजीपुर से आदरणीय यशवंत जी का। यशवंत जी, आपका मंच पे बहुत बहुत-बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद, है। बहुत बहुत आप आएँ धन्यवाद। और अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। मैं यशवंत यादव गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ। मैं पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा करता हूँ। साहित्य के जरिए हिंदी भाषा को जन जन में जागृत करने का काम करता हूँ। निज भाषा को उन्नति करने का काम करता हूँ, क्योंकि कवियों ने कहा है कि अगर हमें तरक्की करनी है तो अपनी निज भाषा पर ही कार्य करना होगा। इसीलिए मैं हिंदी के प्रचार में, साहित्य के प्रचार में सतत लगा रहता हूँ। मैं अपने गाजीपुर जनपद, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का मैं परिचय करा देना चाहता हूँ। जहाँ गंगा जमुनी की तहजीब जहाँ गंगा जमुनी की तहजीब सदियों से सलामत है, वह सरजमी है गाजीपुर। जहाँ राष्ट्र धर्म में शहादत एक इबादत है। आपको गाजीपुर वीर अब्दुल हमीद की धरती है। गाजीपुर जनपद वीरों की भूमि कही जाती है। जहाँ राष्ट्र धर्म में शहादत एक इबादत है, वह सरजमी है गाजीपुर। जहाँ के वीरों से सरहद की हिफाजत है, वह सरजमी है गाजीपुर। जहाँ राष्ट्र धर्म में शहादत एक इबादत है, वह सरजमी है गाजीपुर। जहाँ के कण कण में कुर्बानी की आहट है। गाजीपुर का एक गांव पड़ता है गहमर। यहाँ पे आपको घर घर में सैनिक मिलने का काम करेंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो इस संदर्भ में मैं कहूंगा, जहाँ के कण कण में कुर्बानी की आहट है, वह सरजमी है गाजीपुर। बलिया जनपद जो है वो गाजीपुर से ही कट के बना है। मंगल पांडे जो थे वो बलिया के रहने वाले थे। गाजीपुर से भी उनका ताल्लुकात रहा है। इसलिए अंदर मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ की माटी से ही क्रांति व बगावत है, वह सरजमी है गाजीपुर। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत ही शानदार परिचय। बिल्कुल आपने सही कहा कि एशिया का सबसे बड़ा गाँव गहमर है और वहाँ हर एक घर में आपको एक आर्मी के ज़रूर सदस्य मिल जाएँगे, क्योंकि मैं भी गहमर गई हूँ। तो यशवंत जी, आपने तो गाजीपुर की बहुत ही अच्छी व्याख्या की है अपनी कविता के माध्यम से। लेकिन ऐसा कौन-सा स्थल है या ऐसा क्या खाने की व्यंजन है, जो हमारे श्रोता अगर गाजीपुर जाएँ तो वो चीज़ एकदम देखें ही देखें और उसे खाएँ भी? उसके बारे में कुछ हमारी देखिए, जानकारी दें। अगर हम लोगों के यहाँ गाजीपुर में जो खास खाने के लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर बाटी चोखा, जो पूर्वांचल और बलिया का बाटी चोखा होता है, तो हम लोगों के यहाँ का जो बाटी चोखा है वो पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। और इसका अच्छा। जनरेशन बलिया से हुआ था, गाजीपुर से हुआ था। तो यहाँ का जो बाटी चोखा है वो पूर्ण रूप से, और हमारा जो गाजीपुर जनपद है वो अनेक धरोहरों से संलिप्त है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कण कण में हर जगह घूमने के लिए चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपको हर जगह उत्तर वाहिनी, इसको लौरी काशी कहा जाता है। जिस प्रकार काशी का उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, उसी प्रकार हमारे गाजीपुर में भी जमानिया से उत्तर वाहिनी गंगा का आवास होता है। इसके बाद आप यहाँ पर घाट, जिस तरह से काशी में आपको घाट मिलेंगे, वैसे यहाँ पर भी घाट मिलेंगे। और जहां तक अगर आप व्यंजन की बात कर रही हैं, तो यहाँ का बाटी चोखा जो है, मेरे हिसाब से वह बहुत अपने क्षेत्र में मशहूर है और इसकी चर्चा दूर तक होती है। गाजीपुर बलिया दोनों पड़ोसी हैं, एक सटे हुए हैं। तो यहाँ का खाने के चरण में, और यहाँ के जो मटर होते हैं वो विदेशों तक जाते हैं। यहाँ के जो हर क्षेत्र में कृषि भूमि क्षेत्र है, तो बाटी चोखा ही यहाँ का मेन वो है व्यंजन के रूप में। अरे वाह! बहुत ही शानदार। तो अगर आप लोग गाजीपुर जा रहे हैं, तो बाटी चोखा खाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यशवंत जी जिस हिसाब से बता रहे थे, तो अभी से ही लग रहा है कि वहाँ पे कुछ तो ख़ासियत हो गई। तो हमें अगर कभी भी कोई गाजीपुर जाए, तो बाटी चोखा ज़रूर खाएँ। तो चलिए, ख़ास बातचीत में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे यशवंत जी, जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया, आप पत्रकारिता में भी हैं और साहित्य के भी क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आज की जो युवा हैं, वो साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? देखिए, कहीं न कहीं हमारी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है,
आज पहले का जो दौर था, पहले अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं हुआ करते थे। आज अभिभावकों में या नवदौड़ में जो दौड़ अभिभावकों की चल रही है अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजने का, आज का अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के विद्यालय में नहीं भेजना चाहता है। तो आज कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए हमारे समाज में जो युवा हैं वो हिंदी से दूर होते जा रहे हैं और अंग्रेजी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता जा रहा है। और हमारे देश में, हमारे पूर्वांचल में, हमारे गाजीपुर में और हमारे पूर्वांचल में वाराणसी में एक से एक कवि हुए, जयशंकर प्रसाद हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, एक से एक कवियों का यह गढ़ रहा है। हमारे गाजीपुर में विवेकी राय जैसे महान कवि हुए हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में आज का जो युवाओं का है, पहला तो यहाँ पर सरकार का देखिए कोई बढ़ावा देने के लिए कोई उद्देश्य में कोई इस पर खास कार्य नहीं किया जा सका, जबकि हमें आज सरकार को चाहिए कि मातृभाषा को बढ़ाने के लिए कोई अलग से प्रोत्साहन या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए जिससे लोग जागरूक हो सके, इसके प्रति जा सके। आज अगर देखा जाए तो अगर बच्चा 8 में जाता है तो 9 में जाते ही वो गणित विज्ञान की तरफ जाता है, हिंदी से कोई पढ़ना नहीं चाहता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, विज्ञान की तरफ जाता है। लेकिन उनको समझना चाहिए जितने भी विकसित देश हैं वो अगर अपने निज भाषा को, अपनी मातृभाषा को अपनाए हैं, चाहे जापान हो गया, चाहे चीन हो गया, अगर जब तक वो अपने मातृभाषा को नहीं अपनाएंगे तब तक वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमें अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अपने देश को वही तरक्की देना है, तो सबसे पहला कार्य हमें करना होगा कि अपने निज भाषा को, अपने हिंदी भाषा को बढ़ाना होगा। और युवाओं में जो आज के डेट में युवा साहित्य में, ऐसा नहीं कि साहित्य में युवा नहीं है, साहित्य में युवा हैं, लेकिन जो पहले के साहित्यकार होते थे, हरिऔध जी हुआ करते थे, पूरा राहुल सस्कृत्यायन जी हुआ करते थे, जिन्होंने खोज खोज करके पांडुलिपियां विश्व में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए साहित्य को इकट्ठा किया, साहित्य को एक दिशा प्रदान किया। खड़ी बोली के जो हमारे थे आपके मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर जी जिन्होंने कमायनी महाकाव्य लिखा था, उस तरह के साहित्यकारों को हिंदी में आने की जरूरत है ताकि हमारे हिंदी का, हमारे हिंदी साहित्य का, हमारे जो मातृभाषा है इसका उत्थान हो सके। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब आप दे रहे हैं। बिल्कुल, आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के पास तो शब्दों का भंडार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल, आज के युवाओं को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने साहित्य को समझे, जो हमारी पुरानी, जो प्राचीन काल से जो हमारी साहित्य की परंपरा चलती आई है, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य भी एक स्तंभ है, तो उस स्तंभ को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसके लिए लिखें। तो आपको क्या लगता है यशवंत जी, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जैसा आपने बताया कि वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो लोग सारे भाषा इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को। तो ऐसे में क्या बच्चे साहित्य में अच्छा लिख पा रहे हैं? अगर लिख भी लेते हैं तो उनकी रचनाओं में बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो वो उसकी सुधार कैसे करें? देखिए मैम, इसमें कहीं न कहीं आज हिंदी में तुकबंदी कवि वर्तमान युग में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह एक सच्चाई है। आज के दौर में जो युवा कविता लिख रहा है, न तो उसमें छंद को ध्यान दे रहा है, न तो उसमें सिर्फ तुकबंदी के आधार पर कविता रचना हो सकती है। तो यह एक तरह से कहा जा सकता है ना कि वो बिना नमक का भोजन चला जा रहा है। और जब तक साहित्य में हम छंदों को न मिलाएं, मात्राओं को न मिलाएं, मात्राओं की अशुद्धियों को न दूर करें, तब तक साहित्य को, और जो आज की युवा पीढ़ी साहित्य में आ रही है वो तुकबंदी के आधार पर कविता लिख रही है। जबकि हिंदी का जब तक आप गहन अध्ययन करके, साहित्यकार, ऐसा नहीं कि साहित्यकारों की कमी हमारे देश में, लेकिन जो हिंदी की मौलिक जो चीजें थी, मौलिक रचना, जो उसमें छंद होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, उसमें जो अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिलहाल 5-7 सालों से इसमें बहुत कमी आई है। आपको 100% में से 15% ऐसे कवि मिलेंगे जो छंद, मात्राओं और उस पर ध्यान देते हुए अपनी कविता को रक्षा करें। आज के डेट में जो कविताएं रची जा रही हैं वह तुकबंदी के आधार पर रचना कर दी जा रही है, जबकि यह हिंदी के लिए तो पूर्णतः अशुद्ध है। उसको कहा जा सकता है कि अपनी विचार रख सकते हैं, लेकिन जो आज की कविताएं, हमें हिंदी की मात्राओं को ध्यान देना होगा, हमें हिंदी साहित्य का अध्ययन करना होगा, गहन अध्ययन करना होगा साहित्य में, तब जाकर के साहित्य का सुधार हो सकता है। तो अब वो अपनी अशुद्धियों को अगर पहचान ले तो उसकी सुधार कैसे करें? इसके बारे में कुछ बताएं हमारे युवा साथी को। जैसे देखिए, हमको कहीं न कहीं इसके लिए एक ऐसी अवस्थाएं आती हैं, जैसे साहित्यकारों के लिए सरकार को एक चाहिए, जैसे
कोर्स किस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो बच्चा विज्ञान से भी पढ़ा है, हिंदी से भी पढ़ा है, तो उसको साहित्य में रुचि रखने के लिए 6 महीना या 1 साल भर का कोई एक इस तरह का हिंदी का उसके लिए कोर्स बनाया जाए जिससे वह हिंदी की चीजों को भी समझ सके, हिंदी की चीजों को सीख सके। इसके लिए उसको एक छोटा सा मार्गदर्शक की जरूरत है। जैसे हम लोग साहित्य लिखते हैं, यहाँ कमियां होती हैं, तो हम लोगों के जो जुड़े हुए साहित्य के वरिष्ठ अनुभव हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उनसे हम मार्गदर्शक ले सकते हैं कि इसमें जो हमारी त्रुटियां हैं कृपया इसमें मार्गदर्शन करें, कहाँ होता है, कौन सा मात्रा कहाँ पर लगेगा, कैसे दोनों मात्राओं को मिलाएंगे तो हमें ये मात्रा सही होगी। नहीं, कोई मात्रा 14 है, कोई मात्रा 22 है, तो वो तो तुकबंदी तो बैठ जाएगी, लेकिन कविता की मात्रा गलत रहेगी, तो वही हो जाएगा कि बिना मतलब नमक का भोजन की तरह काम चल रहा है। तो हमें एक मार्गदर्शक रूप में, और सरकार भी चाहे कि जो हमारे इंजीनियर हैं या जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं कराएं, ऐसी शिक्षण प्रक्रियाओं की व्यवस्थाएं कराएं जिससे वो साहित्य में को सीख सके या साहित्य को जैसे अपना समावेशन कर सके, उसमें समय दें और शिक्षक उनको बता सके। जैसे हमारे बीएचयू में ऐसी शुरुआत हुई है, जैसे जो संस्कृत का पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत का एक अलग विभाग आया है, तो ठीक उसी प्रकार से सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि 1 साल या 6 महीने के लिए जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनको भी एक अवसर मिल सके, एक ऐसी डिग्री बनाने के लिए। अगर गणित का भी पढ़ा हुआ नौजवान है तो अगर वो हिंदी में करना चाहे तो 6 महीने या साल भर की चीजें हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इंटर साइंस से किया, ग्रेजुएशन साइंस से किया, तो वो भी अगर साहित्य में करना चाहे तो कुछ उस सिलेबसों को इस तरह से कर दिया जाए कि वो ये साल भर में ही वो साहित्य के संदर्भ में कुछ चीजें जाननी चाहिए जो 5 साल में उसको 1 साल में सीख सके, तब तो कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुधार हो सकता है। नहीं तो फिर वही करना होगा कि 9th के बाद फिर इंटरमीडिएट के बाद फिर बीए करिए, एमए करिए, फिर हिंदी की ज्ञान जांच करिए, तो उतना तो कोई करने नहीं जाएगा और साहित्य में समय भी नहीं दे पाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प है कि वैकल्पिक रूप में 6 महीने या साल भर का कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए जिससे जो हिंदी सीखना चाहते हैं वो उसको कम समय में ही सीख सके। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल ऐसा तो हमारे सरकार को करना चाहिए कि विभिन्न जगहों पे कार्यशाला लगाया जाए, वर्कशॉप जो जनरली हर क्षेत्र में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से युवा समझ सके कि हमारे जो हिंदी साहित्य है उसका कितना महत्व है हमारे आम जीवन में, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो यशवंत जी, इसी बीच हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी एक प्रस्तुति भी दे दें, जो हमारे श्रोताओं का डिमांड आ रहा है कि यशवंत जी जितना अच्छा बोलते हैं उतने अच्छा लिखते भी हैं, तो एक प्रस्तुति हो जाए हमारे श्रोताओं के बीच। मैं छोटी सी प्रस्तुति देना चाहता हूँ। वैसे हम लोग पत्रकारिता करते हैं लेकिन हम लोगों की भी हिंदी मतलब उतना त्रुटिपूर्ण नहीं है, लेकिन एक प्रयास करते हैं कि कुछ लिखें। बर्बादी 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 बर्बादी, जब से लुटेरों ने पहनी है खादी, लोकतंत्र में आ गई है बर्बादी। पूर्वजों के त्याग से मिली थी आजादी, पूर्वजों के बलिदान से मिली थी आजादी, उस बलिदान की बोली लगा दी। जब से लुटेरों ने पानी है खादी, लोकतंत्र में आ गई है बर्बादी। मुर्गा दारू पी के मतदाता हुआ फौलादी, सदन में पहुंचा अपने क्षेत्र का अपराधी, नफरत फैला के जीतते हैं ये जातिवादी, संविधान की पूर्णतया धज्जियां उड़ा दी। जब से लुटेरों ने पहनी है खादी, लोकतंत्र में आ गई है बर्बादी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और राजनीति को लेकर जिस तरह से आपने व्यंग प्रस्तुत किया है, काबिलिए तारीफ है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और बिल्कुल ऐसा होता है। फिलहाल हम लोग राजनीति पे ना चल के हम लोग के एक प्रश्न आ रहा है हमारे बीच कि यशवंत जी, आप युवा हैं और इस उम्र में विद्यार्थियों पे, क्योंकि जब विद्यार्थी जीवन में हम लोग रहते हैं तो हमारे ऊपर एक दायित्व होता है अपने घर परिवार को लेके। तो उस वक्त आपने, जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, तब आपने कैसे सोचा कि नहीं, मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है और साहित्य को लेके, समाज को लेके कुछ अच्छा कार्य करना है? ये भावना, ये उद्देश्य कब आया? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही सही है मैडम। जहाँ तक मेरा विद्यार्थी जीवन है, मैं अभी तक, क्योंकि देखिए सीखने के कोई उम्र नहीं होती, हम लोग अभी भी विद्यार्थी जीवन में हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं।
जहां तक पत्रकारिता का उद्देश्य था मैडम कि आज के डेट में अगर हम हिंदी का कोई आयोजन कर रहा है, मेन हमारा साहित्य को कवर करने का आयोजन था। अगर आज कोई काव्य गोष्ठी आयोजित कर रहा है, हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वो अखबार के यहाँ जाएगा तो उसके अखबारों को जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा भी हम लोग परिवार से है थोड़ा सा, मैं हमारे दादाजी भी प्रिंसिपल रहे, हमारे पेरेंट्स हमारे माता पिता दोनों लोग शिक्षा जगत विभाग से जुड़े, तो मैं हिंदी के क्षेत्र में काम करना चाहता, तो वहां पर जैसे वो जब कार्य करते थे तो यहाँ के लोग हिंदी में काम करते थे, तो उसको प्रकाशित करने जाते थे तो अखबार के लोग प्रकाशित ही नहीं करते थे। आज भी बड़े अखबार है अच्छा। हिंदी को जिस हिसाब से कवर करना चाहिए वो नहीं कवर करते, आयोजनों को नहीं कवर करते हैं, बल्कि आज के डेट में पैसा हर चीज हो गया है। तो हमने साहित्य को कवर करने के लिए कि जो लिखते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए, और समाज में जो बेहतर कार्य करने वाले, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में जो हमारे समाज सेवी बंधु हैं जो अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उनके खबरों को स्थान नहीं मिल पा रहा है, इस उद्देश्य से हमने देखा कि कई हमारे साथीगण हैं जो कार्य कर रहे हैं लेकिन जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। जबकि मैं गणित का विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन इस उद्देश्य से मैंने कंपनी की स्थापना किया मीडिया की, कि एक अपने तरीके से अपने विकास के क्षेत्र में, चाहे हमारे क्षेत्र के जो युवा कार्य कर रहे हैं उनके लिए, और खासकर हमारे जो साहित्य का विकास है, जहां भी अगर कहीं आयोजन हो रहा है तो उसको प्राथमिकता से, अगर कोई रचनाकार रचना लिख रहा है तो उसकी रचना को भी हम लोग प्रकाशित करते हैं। यहाँ तक कि मैं निःशुल्क मैं कोई विज्ञापन भी नहीं लेता हूँ, और डोमेन या फिर जो भी चार्ज जाते हैं वेबसाइट के वो मैं खुद वहन करता हूँ, सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने हिंदी के विकास के उद्देश्य से। इस उद्देश्य से हमने इस वेबसाइट की स्थापना किया था, और यह कार्य मैं निरंतर 4 वर्षों से करते चला रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही बेहतरीन अवसर आप दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। तो देख लीजिए, यशवंत जी की खुद की एक न्यूज़ पोर्टल है जिसपे वो निःशुल्क सभी की रचनाओं को, सभी के न्यूज़ को लगाते हैं और जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये आज के समय में बहुत कम ही लोग हैं जो साहित्य को लेके या विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी जानकारी साझा करते हैं। तो यशवंत जी, इस बीच में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं मनमुटाव कि लोग परिवार के सदस्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि समाज में विभिन्न क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं। तो ये भावना आपके मन में कब आई? जैसे देखिए मैम, ऐसा भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप निकलेंगे किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं, आप कोई भी अगर आप कार्य करिए, एक कहानी है अगर आप कहें तो मैं उस छोटी सी कहानी को प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। अगर वो एक लड़के ने और उसके पिता ने एक गधा खरीदा, वो गधा लेकर के पैदल जा रहा था, तो लोगों ने रास्ता में कहा कि देखिए बाप बेटे कितने दुष्ट हैं, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे थे। तब तक आगे वो कुछ बढ़े, तब तक क्या हुआ कि वो कहा कि आप बेटा को बैठा दिया और बाप पैदल जाने लगे। तो वो कुछ जैसे ही आगे बढ़ा तो कहने लगे एक लोग कि कैसा है कि बाप बैठ के जा रहा है, बेटा बैठ के जा रहा है, बाप पैदल जा रहा है। तब तक फिर जो है बेटा को उतार दिए, फिर बाप बैठ गए। तब जब बाप बैठ कर जाने लगा तो फिर आगे बढ़ने पर क्या बोले कि कितना नालायक बेटा है जो बाप को बैठा कर जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। तो वहां जाने के बाद इसके बाद जो है थोड़ी दूरी पर फिर दोनों बैठ गए, तो समाज के लोग क्या कहने लगे, इतना बड़ा नालायक दोनों बाप बेटे हैं कि एक जीव है बेचारे, दोनों को बैठा के जा रहे हैं। तो अगर संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, यू कैन नॉट सेटिस्फाइड एवरीवन, आप किसी को इस दुनिया में पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते। तो अंत में जब वो गए, चारों परिस्थितियां किए, जब उनका समाज नहीं हुआ तो हम और आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो लेकिन जरूर लगेगा, लेकिन उन बाधाओं को देखना नहीं है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना और उस निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हमें कार्य करना है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आपकी तो हर बातों में एक ऊर्जा मिली है, एक प्रोत्साहन मिल रही है, और बिल्कुल जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारे एग्ज़ाम्पल के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि अगर आप जब भी समाज के प्रश्नों के बीच में फँस जाएँगे, तो आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो मतलब लक्ष्य है बोला जाए, या आपकी जो ऊँचाइयाँ हैं वो वहीं पे सीमित हो जाएगी। तो उन बातों को मद्देनज़र ना रखें, उन बातों को ध्यान में रखें जो आपके लक्ष्य के लिए प्रभावित करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। यशवंत जी, अब हमारा अगला प्रश्न हमारे श्रोता के बीच में से आ रहा है कि आपने जब ये शुरुआत की न्यूज़ पोर्टल की, तो आपको कैसी-कैसी परेशानियों को झेलना पड़ा?
मैम देखिए, मुझे कोई परेशानियाँ कहो, कोई विशेष परेशानियाँ नहीं आती हैं। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ निकालेंगी, तो मैंने आपसे कहा ना, आप किसी चीज़ को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमने अपने पिताजी से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, समाज में अगर आप बेहतर कार्य करना चाहते हो, ठीक है, तो एक पार्ट टाइम के रूप में हिंदी के, चूँकि मातृभूमि के विकास के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा 50 साल पुराना कॉलेज चलता है, मेरा खुद का अपना, और वो एडेड कॉलेज है। आज भी गरीब का वहाँ पर बच्चा जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करता है, सरकारी कॉलेज विद्यालय, और जो मेरा खुद का कॉलेज है, और घर की 5 से 6 बीघे की जमीन में वो कॉलेज बसा हुआ है। तो हम लोग समाज में बेहतर करने के लिए हमारे परिवार का ही एक अंश मिला हुआ है कि अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाता है हमें, तो फिर दुनिया के कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, उसको मैं बहुत अधिक परवाह नहीं करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानियां होती है कि यार एक कहाँ इस झमेले में फंस गए, कहीं जॉब करते, ये करते, वो करते। मैंने कहा नहीं, पार्ट टाइम अगर मान लो मैं अगर यही मैं सोचने लगूंगा और सब लोग यही मेरी तरफ सोचने लगेंगे, तो फिर इस कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तब तो आदमी अगर रहे तो कोई सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई गिर जाए, हम ही गिर जाए, तब सब लोग अगर अपना रास्ता लेकर गए तब तो बेचारा मर जाएगा। कल ऐसी घटना मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने इस विचार के साथ एक निष्पक्ष न्यूज के साथ हमने शुरू किया। आज 14 जिलों में मेरी वेबसाइट कहीं न कहीं विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे राजनीतिक लोगों लोगों को या विभिन्न संस्थाओं के या बेहतर कार्य करने वाले एनजीओज की खबर निःशुल्क तरीके से इसको प्रसारित करने का कार्य करती है। बहुत ही बेहतरीन। और वो कहते हैं ना कि एक परिवार का बहुत बड़ा असर पड़ता है एक बच्चे पे, तो वो असर आपके जीवन पे, आपकी बातों में झलक रहा है। तो यशवंत जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। तो आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी देखिए, मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत देखा जाए तो अभिभावक हैं, हमारे गुरुजन हैं। मेरी शुरू से ही हमारे दादा ने एक बात मुझे सिखाया, मेरे परिवार के लोगों कि दुष्टों से दूर रहो। मुझे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से जो रहते हैं उनसे, हम लोग समाज में, यही कोविड की महामारी आई थी, हम लोग लगातार संघर्ष किए, लोगों की सेवा किए। 2-2 चीफ मिनिस्टर से मुझे अवार्ड लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई नेशनल स्तर के लीडर, अगर देखा जाए तो आप कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से लगाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। तो हम लोग समाज सेवा से लगाए, साहित्य सेवा से लगाए, लगातार अपना योगदान देने के लिए तन मन धन से सक्रिय रहते हैं। और उसमें एक चीजें मिलती हैं कि समाज में कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर के कि हर व्यक्ति का भला हो। मैंने आज तक, मेरे जीवन का इतिहास रहा कि मैंने किसी को, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि हमेशा लोग मुझसे खुश रहें। भले कभी कभी मुझको उसके लिए झुक भी जाना पड़ता है, तो मैं झुक जाता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि हमेशा मैं खुश रहे, सबको खुश रखने का प्रयास करूं और अपने चाहने का। लेकिन अगर हो जाता है कि जब वो एक नहीं हमसे एकदम हो पाता है, तो मैं जान दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं सबको तो संतुष्ट कर नहीं पाता, लेकिन अपने समाज में सबको प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर देने का, चाहे साहित्य के क्षेत्र में या जिससे मैं, मुझसे कोई भी जिस रूप में मदद लेना चाहता है, मैं सदैव प्रयास करता हूँ उसका मदद करने का। बहुत ही बेहतरीन। और आपके दादाश्री को तो बिल्कुल, वो इतने विभिन्न जगहों पे सम्मानित हुए हैं और उनका बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र रहा है, जी, जैसा कि मैं आप स्वयं व्याख्या मैं कर स्वयं रहे हैं। स्वयं सम्मानित हूँ, मैं स्वयं। अच्छा, माफ़ी जी चाहूँगी। जी। तो यशवंत जी, ये तो बड़ा एक गर्व का क्षण है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के साथ ही विभिन्न जगहों पे सम्मानित हुए हैं। तो अब जब आप बता रहे हैं कि आप इतने सारे जगह सम्मानित हुए, तो आप वो उस पल को, उस अनुभव को भी साझा करें हमारे तमाम श्रोताओं के साथ। जैसे मैम मैं यहाँ पर, मैं कोविड का काल था, हम लोग लगातार समाज में बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते थे। हमने उस दौर में लोगों को देखा था, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला, करने का अवसर मिला। मुझे सिर्फ एक ही चीज मिला कि अगर जीवन में अगर हम संघर्ष करें और न्याय नीति के साथ संघर्ष करें, झूठ के साथ नहीं, भौकाल के साथ नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इसमें भौकाल का युग चल पड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ चलने वाले लोग, बड़ी बड़ी चीजों को दिखाने वाले लोग, उस तरह का भी नहीं। अगर हम एक सामान्य परिवार का भी लड़का अगर संघर्ष करेगा, बेहतरीन कर सकेगा, या साहित्य के क्षेत्र में या राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में, तो उसको भी उसका हक जरूर, उसको भी उसका न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही ऊर्जा मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है आपसे बातचीत करके। तो हमारे एक श्रोता का प्रश्न आ रहा है आपसे कि जैसे कि युवाओं पे, मैंने पहले भी कहा है कि युवाओं पे हमेशा से दबाव होता है घर परिवार का, कि उन्हें घर परिवार की ज़िम्मेदारी को सँभालना है, आगे चल के उन्हें अपनी वैवाहिक जीवन को सँभालना है। तो ऐसे में अगर वो समाज में या सामाजिक क्षेत्र हो या फिर साहित्यिक क्षेत्र हो, उसमें वो कैसे अपना टाइम मैनेज करे? क्योंकि आज के समय में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है।
देखिए मैम, जहाँ तक ऐसी बात है तो एक पहले अगर यहाँ तक ये संभव भी है और ये बातें भी हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर, देखिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हर कार्यों के अलावा हमें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अगर साहित्य से जुड़े हैं तो आप भी किसी कार्य को करते होंगे, ओनली टोटली कोई जुड़ा नहीं है। हर चीज के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, या हर चीज करने के लिए हर व्यक्ति का, कोई शिक्षक जगत से है, कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर, हर विभाग, मैं तो साहित्य में देखता हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मरीज देखते हैं, थोड़ा भी समय नहीं मिलता, लेकिन उनकी रचनाएं एक से बढ़कर एक होती है। तो हमें हर चीजों को करने के साथ साथ हमें अपने जीवन को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, लक्ष्य के साथ साथ हमें एक ऐसा चीज कि हम भविष्य में कुछ स्टैंडर्ड कर ले, तो हमको उसके लिए समय समाज के लिए निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो करने के लिए 140 करोड़ की आबादी और इसमें 20,000 लोग ही क्यों साहित्य में सक्रिय हैं। आबादी तो भारत की 150 करोड़ की है ना, तो उसमें से 20,000 लोगों में से कोई थोड़ी है कि सब लोग घूमे के सबके पास समय है। उसमें से जो समाज के लिए सोचता है, मैनेज करता है, फैमिली का प्रेशर होता है, अपना मैनेज करता है तुम्हारा। और दूसरी बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत गरीब परिवार के ताल्लुकात लोग रखते हैं, यहाँ पर गरीबी और असमानताएं बहुत अधिक है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। तो यहाँ गरीब परिवार का बच्चा यहाँ पर जैसे ही 20 साल या 21 साल होता है, उसकी जो दबा दिया जाता है, उसके जो प्रतिभा को है, बड़ी पैमाने पर वो कुछ करना चाहता है, लेकिन घर की दबा की ये एक समस्या के रूप में है। और ये समस्या हमने देखा है कि बेहतर युवा करना चाहता है, गीत लिखना चाहता है, लेकिन नहीं, परिवार में क्या है, शादी करना है, खेत नहीं है, माँ बाप बीमार है, जाओ कमाने के लिए, फिर वो चला जाता है कमाने के लिए, फिर सब कुछ छूट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिभाओं का में इसके लिए भी कुछ विचार करना चाहिए। इसके लिए हमारे समाज के उन बुद्धिजीवी वर्ग को आना चाहिए, अपने जो मतलब वो नहीं कर सकते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग को अपने खर्चे पर उनको बुला करके प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको आने जाने का खर्च इसके बाद आगे बढ़ाना चाहिए, तभी इसका चीजें हो सकती हैं, जो खाइयां हैं उसको दूरी की जा सकती है। नहीं तो आज भी हमारे देश में जो गरीब से गरीब भी हैं, गांव में जो आप देश का हमारे जो होनहार युवा है, वो गांव के अंतिम छोर पे बैठा, पगडंडियों पे बैठा है, वो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं है। तो ऐसे लोगों को खोज करके बुद्धिजीवी वर्ग जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही खास बातचीत हो रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। तो हमारे युवा साथी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो देखिए, साहित्य को लेके या किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो आपकी क्या सलाह होगी एज़ अ गार्जियन, क्योंकि आप अभी गार्जियन के रूप में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज विराजमान हैं इस मंच पे। तो जी जी, हमारे युवाओं को क्या आपका सजेशन होगा? देखिए मैम, आज का युवा कहीं न कहीं अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं ये जो इंटरनेट की क्रांति आई है, डिजिटल क्रांतियाँ जो आई हैं, ये क्रांति एक बड़े पैमाने पर आई है और 2 जीबी 3 जीबी डेली डाटा मिल जा रहा है, ठीक है ना? तो आज का युवा अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देख रहा है, वो क्षणिक सुख पा रहा है, ठीक है? जैसे हम युवा को पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में लड़के को पढ़ना चाहिए, अपना साहित्य के क्षेत्र में, जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र ले लें, एक युवा है, उसको अभी पढ़ने की उम्र है, अभी उसको पढ़ना चाहिए, अपने पैर पे स्टेब्लिश होगा, फिर राजनीतिक या किसी क्षेत्र में जाए। तो आज का युवा भौकाल, मतलब एक जो युग आ गया है, ठीक है ना? तो युवा भटकता, चूंकि हमारी जो जो मस्तिष्क है वो नकारात्मक चीजों की तरफ बहुत जल्दी भागती है। सकारात्मक पढ़ने में अगर मेहनत लगता है तो उस पढ़ना कोई नहीं चाहेगा, वो उसको भौकाल अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया पर रील बनाना अच्छा लगेगा, मिनिस्टर से आए, बड़े बड़े नेता सोचेगा हम वहां पहुंच जाए, तो इससे वो सोचेगा मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। जबकि ये दुनिया, मैंने पत्रकारिता में देखी, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतना इसके अंदर कालापन है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने एक लक्ष्य निर्धारित करके शिक्षित होना चाहिए, एक शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहिए, एक मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारत के युवाओं का देश है और युवाओं के पास असीम ऊर्जा है। और जिस दिन यही ऊर्जा, असीम ऊर्जा अगर सम्मिलित हो जाएगी तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब। और बिल्कुल ये बात सही है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरह से युवा भटक रहे हैं, वो भविष्य नहीं है हमारे भारत देश का। हमारा भारत देश का जो भविष्य है बहुत ही विशाल और समृद्ध है। तो हमें उस पे कार्य करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया का सही उपयोग करना चाहिए। और बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें, बहुत ही अच्छे संदेश आपने हमारे तमाम युवाओं को दिया है, तमाम हमारे श्रोतागण के लिए कहा है। तो अब मैं चाहूँगी कि अंत में जो श्रोता आपकी लगातार आपकी वीडियो को देख रहे थे और आपके एक-एक शब्द को बहुत ही गहन अध्ययन के साथ सुन रहे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्यों
आपने समाज के बेहतरीन लोगों के लिए जिस प्रकार हम लोगों ने हिंदी के विस्तार के लिए बेहतर कार्य करना शुरू किया है, उसी प्रकार आपने समाज में जो बेहतरीन साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक इंटरव्यू या साक्षात्कार एक सपने जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं उनको सपने को पूरा करने के लिए, उनके अभिलाषा को पूरा करने के लिए आप जो कार्य कर रही हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई व आपको शुभकामना देता हूं। एवं आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी बहन जिस रूप में आपकी सेवा के लिए, आपको हिंदी के विस्तार के लिए अपने महत्वपूर्ण समय के साथ आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं, इनको महत्वपूर्ण इनको संदेशों को आप जन जन तक पहुंचाएं, इनके वीडियो को अधिक से अधिक चीजों को अधिक से अधिक चीजें, क्योंकि आज हमारे देश में जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मजबूत करने के, ऐसे लोगों को सुदृढ़ करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। तभी हमारे हिंदी का विस्तार या हिंदी का जो बेहतर तरीके से विस्तार हो सकता है, उसमें उद्देश्य में हम सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। तो आप तमाम श्रोताओं से यही निवेदन होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, आशीर्वाद दें और शेयर करें। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में एक नई कवि के साथ, उनकी विचारधाराओं के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।